हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ओझा सा क्लासेस में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा पिछला वीडियो समझ में आया होगा और अगर आपको कहीं भी अगर किसी भी तरीके का अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हुआ होगा तो। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास वो नोटिफिकेशन उसका चला जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के क्लासेस को। तो दोस्तों, आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, आज जिस टॉपिक को हम लोग देखने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। दोस्तों, इसको बहुत आसान शब्दों में हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि एट प्रेजेंट अगर मान लीजिए कि अभी अगर हम लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी मैं हूँ और हमारे पिताजी हुए और उनके भी पिताजी हुए और जैसे कि हमारा अगर बेटा होता है फिर उसका बेटा होता है, तो इस तरह की जो पीढ़ियाँ जो चलती हैं इन्हीं को हम लोग जनरेशन्स बोलते हैं। जैसे हमारे दादाजी हुए, फिर हमारे पिताजी हुए, फिर मैं हुआ, फिर हमारे बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। तो यही जो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ होती हैं इसी को हम लोग जनरेशन्स बोलते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में भी इसी तरीके का है कि पहले कोई कंप्यूटर आया तो उसकी क्या खासियत थी, फिर उसके बाद उसमें क्या सुधार किए गए, फिर उस दूसरे वाले जनरेशन में उसमें क्या क्या उस कंप्यूटर की खूबियाँ हैं। कंप्यूटर्स में भी हमारे जो है 5 पीढ़ियाँ हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, इसी तरह करते करते जो आज हमारे लिए उपयोगी है या आज हम जिस जनरेशन को यूज़ कर रहे हैं वो हमारा 4th और 5th जनरेशन है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट जनरेशन जो है हमारा ऑलमोस्ट 1942 में स्टार्ट हुआ था। तो इसी के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल्स देखेंगे कि किस किस जनरेशन्स में कैसे कैसे हमारा कंप्यूटर डेवलप किया और उसमें क्या क्या उसमें खासियत थी, आखिर उसमें क्या क्या यूज़ होते थे। बस वही सारी चीज़ों को हमें देखना है और हमें जानना है कि एक कंप्यूटर जो कि एक रूम के, एक हॉल के आकार का होता था, इतना बड़ा साइज़ में होता था, और आज वही कंप्यूटर आज हमारे हाथों पे है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा कंप्यूटर जो है किस तरीके से डेवलप हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो जो सबसे पहले हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो हमारा फर्स्ट जनरेशन है, जो कि आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि 1942 में ये जनरेशन, मतलब ये हमारा फर्स्ट जनरेशन आया। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स यानी कि निर्वात ट्यूब। इस ट्यूब्स का हम लोग हज़ारों की संख्या में, एक एक कंप्यूटर में हम लोग हज़ारों की संख्या में हम लोग इसका यूज़ करते थे। आपको ये देखने में हैलोजन बल्ब के जैसा ये आपको लग रहा है, या जैसे कि हमारे कार में या बाइक्स में या स्कूटी में वहाँ पर जो बल्ब लगी हुई रहती है हैलोजन बल्ब, उस टाइप की ये आपको बल्ब दिख रही होंगी। तो जैसे वो बल्ब हमारी गर्म हो जाती है, उसी तरीके से ये भी जो वैक्यूम जो ट्यूब्स है ये भी इसी तरीके से बिल्कुल गर्म हो जाती थी, और गर्म होने के कारण ये बहुत अत्यधिक मात्रा में ये ऊष्मा यानी कि हीट को ये प्रोड्यूस करती थी। इस कारण जो है, मतलब जिस रूम में या जिस हॉल में ये हमारा कंप्यूटर लगा हुआ रहता था वो रूम काफ़ी गर्म हो जाती थी। उस रूम को ठंडा रखने के लिए हमें एयर कंडीशन का यूज़ करना पड़ता था, यानी कि एसी का यूज़ करना पड़ता था। और आपको तो पता ही है कि एसी और वैक्यूम ट्यूब्स ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी का खर्च बहुत ही अधिक बढ़ा देती थी। ये बहुत ज़्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी या आप कहें पावर उसका ये कंज्यूम करती थी। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो आकार में यानी कि साइज़ में काफ़ी बड़े होते थे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारे फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो रूम के आकार के होते थे या हॉल के आकार के होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे। इनमें जो भी हमें सूचनाएं या निर्देश हमें देना होता था वो सिर्फ 0 और 1 के रूप में ही कंप्यूटर को समझ में आता था। इट मीन्स कि हमें जो भी उसमें डालना है तो वो कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 में ही
स्टोर करता था। आज तो हम लोग देखिएगा कि हम लोग ABCD या कुछ भी हम लोग कोई भी सिंबल हम लोग लिख देते हैं, भले ही वो चीज़ कंप्यूटर को 0 और 1 के रूप में समझ में आता हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग स्टोर हम लोग किसी भी भाषा में कर सकते हैं। आप देखिएगा कि हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, हम लोग बांग्ला में भी लिख सकते हैं, जापानीज़ भाषा में लिख सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, हम लोग किसी भी भाषा में हम लोग कंप्यूटर में वो चीज़ स्टोर करके हम लोग रख सकते हैं। लेकिन जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है उसमें ये चीज़ नहीं था। आपको जो भी चीज़ स्टोर करना है वो भी आप 0 और 1 के ही फॉर्मेट में आपको स्टोर करना होता था। और जिस उपकरण का हम लोग स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे उसको हम लोग पंच कार्ड बोलते थे। ये देखिए मैंने आप लोग के लिए फ़ोटो भी लगा रखा है, ये इसी को हम लोग पंच कार्ड बोलते हैं। यही पंच कार्ड जो है हमारा स्टोरेज का काम करता था। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो उस समय का, यानी कि 1940s 1950s के समय का, उस समय का ये फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। यानी कि उस समय इससे फास्टेस्ट कोई कैलकुलेटिंग डिवाइसेस नहीं था उस समय। वो 1 सेकंड में, वो कंप्यूटर जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो 1 सेकंड में हमारा 5000 एडिशन यानी कि 5000 जोड़ वो 1 सेकंड में कर सकता था, और 350 मल्टीप्लिकेशंस वो भी 1 सेकंड में करने में सक्षम था। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो रूम के आकार का था, इस कारण वो घरों में प्रयोग नहीं हो सकता था। तो आखिर हमने उस कंप्यूटर को डेवलप क्यों किया, आखिर हमने उसको बनाया क्यों, और उसका यूज़ कहाँ पर था? तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसको हम लोग रिसर्च के रूप में, आर्मी के हेल्प के लिए, साइंटिस्ट के उपयोग के लिए, साइंटिस्ट इट मीन्स कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में हम लोग इस कंप्यूटर को यूज़ करते थे। हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम लोग यूज़ करते थे। इसमें देखिए मैंने कुछ पिक्चर्स लगा के रखे हैं आपके लिए। ये एडवेक है जो कि हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का ही ये एक फ़ोटो है। आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना ये बड़ा साइज़ में है, ये कितना बड़ा, ये यहाँ इनका आकार देखिए ये कितना ये बड़ा है। इसी तरीके से मैंने एक और फ़ोटो लगा के रखा है, वो है यूनिवैक का। ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछता है, एडवैक, यूनिवैक, ये किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो अगर एग्ज़ाम में भी पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं कि एडवैक, यूनिवैक ये आपका जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। और आप ये मैंने पिक्चर आपको इसलिए लगा दिया है क्योंकि जो विजुअल मेमोरी है वो बहुत दिनों तक होता है, तो आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि कितने सारे वायर्स का यूज़ है और ये कितना काफ़ी ये बड़ा है। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में चलते हैं। तो सेकेंड जनरेशन हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो हमारा 1955 में स्टार्ट हुआ था, 1964 तक हमारा ये जनरेशन चला था। सेकेंड जनरेशन की खासियत ये है कि इसमें जो है आपको वैक्यूम ट्यूब्स की जगह, वो जो भी आपने देखा था वैक्यूम ट्यूब्स, उसकी जगह जो है ये हल्के और छोटे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ था। ये जो हमारी है ये ट्रांजिस्टर्स है, आपने कितनों लोगों ने इसको देखा भी होगा। तो इन ट्रांजिस्टर्स का यूज़ जो है हमारे सेकेंड जनरेशन में हुआ था वैक्यूम ट्यूब की जगह। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब की जगह छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ये भी क्वेश्चन हमेशा आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस जनरेशन में किस चीज़ का यूज़ किया गया, और हमें ऐसे भी जानना चाहिए। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया था और सेकेंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था। इसी तरीके से तो आप बताएंगे कि हमारा जनरेशन कैसे अलग है। अगर सेकेंड जनरेशन में भी अगर हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते तो फिर वो सेकेंड जनरेशन क्यों होता? तो इट मीन्स कि फर्स्ट जनरेशन से हटकर हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट या कुछ हमने यूज़ किया होगा, इस कारण है कि वो वहाँ पर जनरेशन गैप हुआ। इट मीन्स कि वहाँ पे वो चेंज हो गई। तो फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स को देखा, सेकेंड जनरेशन में हमने यहाँ पर हमने अपनी जो कंप्यूटर में यूज़ किया वो हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया। ये फर्स्ट जनरेशन की तुलना में उसके रेस्पेक्ट में ये स्मॉलर और फास्टर, मतलब छोटा भी था और फर्स्ट जनरेशन के रेस्पेक्ट में फास्ट था। विद्युत की खपत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की खपत जो है कम होती थी। चूँकि सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन की रेस्पेक्ट में छोटी थी,
इस कारण इसमें विद्युत की जो खपत थी, इट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन था वो भी कम हो गया था। इसमें जैसे कि हमने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखा कि हम लोग जो भी चीज़ स्टोर करने के लिए जो हम लोग जिस चीज़ को यूज़ कर रहे थे वो हमारा पंच कार्ड था। उसी तरीके से सेकेंड जनरेशन में जो हमने डेटा को स्टोर करने के लिए जिस मशीन का, जिस उपकरण का हमने यूज़ किया वो था मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप। इस चीज़ का हम लोग सेकेंड जनरेशन में यूज़ करते थे। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको मैग्नेटिक टेप का फ़ोटो भी लगा रखा है कि आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और है यहाँ पर कि मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की लेयर होती थी। ये देखिए आपको यहाँ पर जो ऑरेंज कलर का है या रेड कलर का है जो मिक्स है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वही चीज़ ये आयरन ऑक्साइड की लेयर है। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो हमारे व्यवसाय या उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, हमारा बिजनेस, उसमें जो है हमने कंप्यूटर का यूज़ करना स्टार्ट किया था। इट मीन्स कि सेकेंड जनरेशन की जो कंप्यूटर है वो हमारा इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी हमारा ये कंप्यूटर तैयार हो गया था। इस पीढ़ी में हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी विकास हुआ, यानी कि आज हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो भी हम लोग लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर, हमारा सॉफ्टवेयर समझता है, उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो वो जो लैंग्वेज है उसका भी डेवलपमेंट हमारा सेकेंड जनरेशन में ही हुआ था। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हमारा जो सबसे पहला जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो था हमारा फोर्ट्रन। फोर्ट्रन मीन्स फोर्स है हमारा फॉर्मूला, और जो ट्रैन है, ट्रैन मीन्स होता है ट्रांसलेटर। इट मीन्स कि फॉर्मूला को जो ट्रांसलेट कर दे, ये हमारा फर्स्ट वाइडली यूज प्रोग्राम लैंग्वेज था, जिसको कि IBM कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं कि हमारा सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या था, उसका नाम क्या था, उसको किसने डेवलप किया था। तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आपका फोर्ट्रन था, और जिस कंपनी ने इसको डेवलप किया था वो आपको IBM था। ये देखिए, ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। ये CDC, ये देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस कंप्यूटर का जो नाम था वो CDC 3600। बहुत सारे कंप्यूटर्स डेवलप हुए थे फर्स्ट जनरेशन में भी, सेकेंड जनरेशन में भी, लेकिन जो कुछ इम्पॉर्टेंट थे मैंने उनका यहाँ पर पिक और नाम यहाँ पर दिया है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं और आपको भी ये जानना चाहिए। तो इस कंप्यूटर का जो नाम था वो CDC 3600 था। ये भी पूछा जाता है कि CDC 3600 जो है किस जनरेशन का कंप्यूटर है। तो ये आप बता देंगे इजीली कि ये CDC 3600 जो है सेकेंड जनरेशन का, ये भी मेरा सेकेंड जनरेशन का ही कंप्यूटर है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। थर्ड जनरेशन हमारा जो कंप्यूटर का था वो हमारा 1965 से लेके 71 तक चला, और इस जनरेशन में जो बिल्कुल नई चीज़ थी वो थी हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट, IC। ये आप सभी लोगों ने इसका नाम भी सुना है। तो जिस तरीके से हमने अभी तक देखा कि हमने फर्स्ट जनरेशन में हमने अपने कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया था, सेकेंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर को यूज़ किया था, इसी तरीके से थर्ड जनरेशन में जो हमने यूज़ किया वो था हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था, जिसका कि विकास JS किल्बी ने किया था। ये नाम मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है कि IC का जो डेवलपमेंट, IC को डेवलप किसने किया था, तो वो जो आपका नाम रहेगा वो JS किल्बी। ये भी नाम जरूर याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। ये भी, इस जनरेशन की कंप्यूटर भी आपको पिछले जनरेशन की रिस्पेक्ट में थोड़ा छोटा और उससे थोड़ा सा अधिक फास्ट था। थर्ड जनरेशन की जो कंप्यूटर्स थी वो सेकेंड जनरेशन के रिस्पेक्ट में ये काफ़ी सस्ता थे, काफ़ी चीप था। इसी पीढ़ी में यानी कि थर्ड जनरेशन में ही हमने फर्स्ट टाइम हमने कीबोर्ड और मॉनिटर का भी हमने यूज़ किया। यानी कि इससे पहले जो भी हमारे कंप्यूटर्स थे, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स जो आपने देखा था यूनिवैक, एडवैक, और सेकेंड जनरेशन में जो आपने देखा CDC 3600, वो सारे कंप्यूटर्स
में आपको कीबोर्ड और मॉनिटर आपको नज़र नहीं आएगा। यानी कि थर्ड जनरेशन, आज जो हम लोग मॉनिटर और कीबोर्ड जो हमने यूज़ किया है वो हमारा थर्ड जनरेशन का पार्ट है। थर्ड जनरेशन में उसकी डेवलपमेंट हुई, वो उसका विकास हुआ और तब से हमने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि कीबोर्ड और मॉनिटर का जो हमने यूज़ करना स्टार्ट किया था वो हमने थर्ड जनरेशन में हमने स्टार्ट किया था। इसी जनरेशन में हम लोग टाइम शेयरिंग का भी विकास हुआ। टाइम शेयरिंग को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी एक मास्टर कंप्यूटर है और उस मास्टर कंप्यूटर में हम लोग सारे रिसोर्सेज को हमने रखा हुआ है। अब उस रिसोर्सेज को अगर 10 आदमी या 10 यूज़र्स को हमें यूज़ करना है तो वो एक साथ एक समय में उस कंप्यूटर से यूज़ कर सकता था। मान लीजिए कि उस मास्टर कंप्यूटर में अगर बहुत सारे फाइल्स हैं, अगर उसमें कुछ फाइल्स अगर हमें चाहिए, कुछ फाइल्स किसी सेकंड पर्सन को चाहिए, कुछ फाइल किसी थर्ड पर्सन को चाहिए और इसी तरीके से बहुत सारे यूज़र्स हैं जिनको कि कुछ फाइल्स उस मास्टर कंप्यूटर से चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा मास्टर कंप्यूटर हो गया और इसी तरीके से इनके बहुत सारे क्लाइंट हो गए। ये देखिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये मान लीजिए कि ये हमारा मास्टर कंप्यूटर है और इसी तरीके से इनके बहुत सारे यूज़र्स हैं। यहाँ की मैंने 4 यूज़र्स दिखाया है। अब चारों यूज़र को अगर इस मास्टर कंप्यूटर से अगर कुछ फाइल्स चाहिए तो ये एक समय में ये यहाँ से लिख सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ मैंने लिख भी रखा है कि टाइम शेयरिंग का विकास हुआ जिसके द्वारा एक से अधिक यूज़र एक साथ कंप्यूटर के संसाधन का उपयोग कर सकते थे। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक से अधिक यूज़र और एक साथ, ये 2 टर्म यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है टाइम शेयरिंग में। तो टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यही है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों अलग अलग मिलना प्रारंभ हुआ। इसके पहले वाली जनरेशन में हमारा हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर था वो एक साथ एम्बेडेड था। इट मीन्स कि वो अलग अलग नहीं था, वो एक साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, इस जनरेशन में हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बिल्कुल अलग अलग कर दिया था। पहली बार इस जनरेशन में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज़ किया है। आज आप जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप कंप्यूटर में देखते हैं, जैसे कि आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल की जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ये आप जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं, ये फर्स्ट टाइम जिस पीढ़ी में, जिस जनरेशन में यूज़ किया गया था वो हमारा थर्ड जनरेशन था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को फर्स्ट टाइम हमने यूज़ किया था। इसके भी देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है वो काफ़ी बड़े थे, सेकेंड उससे थोड़े छोटे हुए, और ये थर्ड जो हमारा IBM 360 है, ये देखिए ये आकार में उसके रेस्पेक्ट में ये कितना छोटा हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे बगल में ये कीबोर्ड लगा हुआ है। इसी तरीके के पहले कीबोर्ड होते थे। ये दूसरा एग्जांपल देखिए PDP 11। यहाँ भी आपको ये देखिए मॉनिटर दिख रहा है, यहाँ पे कीबोर्ड दिख रहा है। ये हमारा पहले के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के रेस्पेक्ट में हमारा जो ये कंप्यूटर है ये काफ़ी छोटा है। ये सब नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। PDP 11, IBM 360, ये किस जनरेशन के कंप्यूटर से, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग फोर्थ जनरेशन में चलते हैं। फोर्थ जनरेशन में जिस चीज़ का काफ़ी यूज़ हुआ था वो था हमारा माइक्रो प्रोसेसर। इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है ये हमारा स्टार्ट हुआ था 1971 में, और ये अभी तक, इट मीन्स कि टिल नाउ, आज भी हम इसे यूज़ करते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोग मोबाइल लेने जाते हैं या जब कंप्यूटर या लैपटॉप जब लेने जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि भाई बताओ इस मोबाइल में जो है कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। जितना फास्ट प्रोसेसर होगा, जितना अपग्रेडेड प्रोसेसर होगा, उतना ही हमारा कंप्यूटर और हमारा मोबाइल स्मूथली चलेगा। तो इसका मतलब कि प्रोसेसर का यूज़ आज भी हम लोग कर रहे हैं। और ना सिर्फ कंप्यूटर में, जो भी आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो कि काफ़ी स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, किसी भी मशीन में उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है। जैसे
कि आप ओवन देख लीजिए, वॉशिंग मशीन देख लीजिए। आजकल ओवन है, वॉशिंग मशीन है, ये सब कितना इंटेलिजेंट हो गया है। आपको 15 मिनट अगर कपड़ा धोना है तो आप वॉशिंग मशीन में आप 15 मिनट का अलार्म लगा देते हो और वो फिर ऑटोमेटिक जाके बंद हो जाता है। तो आखिर वो ऑटोमेटिक बंद कैसे होता है, उसमें वो मतलब उसको कैसे पता है कि हमें 15 मिनट में वो बंद हो जाना है? तो वो चीज़ जो हमें बताता है उस वॉशिंग मशीन को, वो हमारा होता है माइक्रो प्रोसेसर। ओवन में उसी तरीके का है कि हमें 2 मिनट ये खाना गर्म करना है, उसके बाद 2 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इस ओवन को कैसे पता? तो उसमें भी जिस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके कारण ओवन को पता होता है कि उसको कितना देर और किस तरीके से काम करना है, वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर ही है जो हमें ये बतलाता है। इसीलिए आज भी हमारा ये 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आज भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 1971 टू नाउ, आज भी हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग आरंभ हुआ। VLSI का मतलब होता है कि एक चिप में लाखों चीज़ें। इट मीन्स कि हमने जो 3rd जनरेशन में जो हमने ICs देखे थे वो काफ़ी बड़ा होता था, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में एक ही चिप पर, ये जो आप एक चिप देख रहे हैं, इसी पे हमारा लाखों IC आपको इसमें लगा हुआ है। और इसी तकनीक से जो VLSI जो हमारा है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करके जिस चीज़ का हमने निर्माण किया वो था हमारा माइक्रो प्रोसेसर। इसी माइक्रो प्रोसेसर के यूज़ से हमारा कंप्यूटर जो है काफ़ी छोटा और बहुत फास्ट हमारा ये कंप्यूटर हो गया। आपके घर में जो भी कंप्यूटर है, जो भी आपका लैपटॉप है, आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो सब माइक्रो प्रोसेसर का ही देन है। अगर माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता तो उतना छोटा कंप्यूटर, उतना छोटा लैपटॉप और जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो शायद आज पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो भी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जो आपका डेस्कटॉप है, वो सारी चीज़ों में आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। और इसी माइक्रो प्रोसेसर के कारण ये संभव हो पाया है कि आज हमारा कंप्यूटर कितना साइज़ में कितना छोटा हो गया है और कितना स्पीड हो गया है। 4th जनरेशन के जो हमारी कंप्यूटर है वो काफ़ी छोटी और पोर्टेबल है, यानी कि स्मॉल और पोर्टेबल है, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली ले जा सकते हो। पोर्टेबल का मतलब यही होता है। इस जनरेशन की कंप्यूटर पिछले जनरेशन की कंप्यूटर्स के रेस्पेक्ट में काफ़ी सस्ता भी है, काफ़ी ये चीपेस्ट है और अत्यंत तीव्र गति से, यानी कि बहुत हाई स्पीड से ये काम करता है। ये चीज़ आप देखते भी होंगे कि आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं, आप जो लैपटॉप यूज़ करते हैं, कितने बड़े बड़े गेम्स हैं, कितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं जो आप इजीली रन करा लेते हो और उसमें हमारा कंप्यूटर कभी भी लैग नहीं करता, यानी कि हैंग नहीं करता। हम लोग ईजिली हम लोग उसको चला लेते हैं। इसमें यानी कि 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग मैग्नेटिक डिस्क और टेप के स्थान पर अब हम लोग सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग होने लगा। इट मीन्स कि मैग्नेटिक डिस्क जो पहले एक छोटा सा मेमोरी हम लोग होल्ड कर पाते थे, अब हम लोग उसके जगह अब हम लोग लार्जर मेमोरी, अब आप देखे होंगे कि 1 TB 2 TB का हार्ड डिस्क आपको आ गया, पेन ड्राइव आ गया। इट मीन्स कि अब हम लोग लार्जर मेमोरी अब हम लोग यूज़ कर पाते हैं। इसी पीढ़ी में फर्स्ट टाइम आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का भी विकास हुआ, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब कि अब जो भी चीज़ें हैं वो लिखी हुई तो रहेगी ही, साथ ही साथ उसका एक फ़ोटो भी बना हुआ रहता है। ग्राफिक्स यानी कि उसका एक आइकन बना हुआ रहता है। पिछले पीढ़ियों के कंप्यूटर में ये चीज़ नहीं था। जो भी चीज़ है वो आपको सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा, आइकन्स नहीं होते थे। आज आप देख पाते होंगे कोई भी जो आपका एप्लीकेशन है उसका सिर्फ आप फ़ोटो, यानी कि आप उसका सिर्फ आइकन देखते हैं और उस पर आप क्लिक करते हैं। आप कभी नहीं उसको पढ़ने जाते हैं कि यहाँ पे कैमरा लिखा हुआ है या मोजिला फायरफॉक्स या आपका गूगल क्रोम लिखा हुआ है। आप कभी नहीं, आप सिर्फ उस फोटो को देखते हैं और उस पर क्लिक करते हैं। वही जो आइकन है वो कब डेवलप हुआ? तो यही 4th जनरेशन में इस आइकन को हमने डेवलप किया और इसी को जो हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और इसके कारण अब हम लोगों को कंप्यूटर को यूज़ करने में काफ़ी आसानी होती है। तो इसलिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इस जनरेशन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी जनरेशन में यानी कि 4th जनरेशन में हमारा MS-DOS, MS विंडोज़, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तथा C भाषा, यानी कि जो C भाषा आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सब का भी विकास जो है आपको इसी जनरेशन में हुआ। पिछली जनरेशन में भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हो चुका था,
लेकिन जो आपका एप्पल का जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका ये उसी ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांस्ड वर्जन है, ये उसी ऑपरेटिंग सिस्टम का ये डेवलपमेंट है, विकास है। ये देखिए आपका 4th जनरेशन के कुछ पिक्स हैं। ये हमारा डेस्कटॉप जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल्स, ये हमारा 4th जनरेशन है। अब हम लोग देखेंगे 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ ये हमारा जो फ्यूचर है, हम आगे की जो हमारी डेवलपमेंट है, हमारे कंप्यूटर का जो विकास है, ये हमारा यही 5th जनरेशन ऑफ हमारा कंप्यूटर है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, कि मतलब कंप्यूटर खुद सोच सके कि हमें करना क्या है, जो खुद से जो डिसीजन ले सके। अभी तक है कि कंप्यूटर को हम लोग बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये होगा, हमारा फ्यूचर जनरेशन ये होगा कि अब कंप्यूटर खुद ही सोच पाएगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। जैसे कि आप लोग सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं 5th जनरेशन का अगर आप लोग को दूं, तो आप इसका ले सकते हैं ड्राइवरलेस कार, मतलब कि वैसी गाड़ी जिसमें कि कोई ड्राइवर ना हो और वो ऑटोमेटिक चलती हो। या और मान लीजिए कि वो गाड़ी अभी चल रही है रोड पर और अचानक ही कोई अगर आदमी आ जाता है, तो उस कंप्यूटर को वो देख के वो उसको समझना है और वो खुद डिसीजन लेना है कि हमें आगे क्या करना है। तो जैसे ही कोई ऑब्स्टिकल आता है, वो कार क्या होगा, ऑटोमेटिक वो रुक जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर आपने देखा कि वो कंप्यूटर ने वहाँ पर खुद से डिसीजन लिया कि हमें क्या करना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आपको नहीं बताना है कि आपके कंप्यूटर को क्या करना है। उस कंप्यूटर को, उस मशीन को पहले से पता है कि हमें क्या करना है और उनको अपना डिसीजन लेना है। तो यही चीज़ हम लोग 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखेंगे। तो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जगह हम लोग अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हम लोग यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपने जो देखा था कि पहले का जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर था, उसमें उसके एक चिप पर लाखों IC फिट हो जाते थे। उसी तरीके से अब जो हमारी प्रोसेसर है उसी को और डेवलप किया जा रहा है, उसकी और विकास की जा रही है, और अब एक एक चिप पर अब करोड़ों ICs को हम लोग एम्बेड कर सकते हैं। यानी कि अब जो हमारा कंप्यूटर है वो मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो कर देगा। सेकेंड में वो बिलियन ऑफ कैलकुलेशंस करेगा, करोड़ों गणनाएं करने में वो सक्षम रहेगी। इसी जनरेशन में हमारा इंटरनेट, WWW, वर्ल्ड वाइड वेव, इसको हम लोग बोलते हैं, आपका ईमेल, ये सब का जो हमारा डेवलपमेंट हुआ, हमारा जो विकास हुआ, ये हमारा 5th जनरेशन में इसका डेवलपमेंट हुआ। इस जनरेशन की जो हमारी कंप्यूटर है वो हमारी पिछली जनरेशन से यानी कि 4th जनरेशन से भी काफ़ी फास्टेस्ट ये हमारा कंप्यूटर हो गया है। यानी कि पहले की जो मोबाइल थी, पहले के जो कंप्यूटर थे, पहले के जो लैपटॉप थे, वो भी फास्ट थे, लेकिन अभी जो हमारी जो कंप्यूटर है उसके रिस्पेक्ट में ये काफ़ी फास्ट हो गई है, उससे कई गुना ज़्यादा फास्ट हो गई है। इट मीन्स कि अब ये कई गुना ज़्यादा आपका कैलकुलेशन पर सेकेंड कर सकती है। पहले अगर लाखों में ये कैलकुलेशन पर सेकेंड कर रही थी, तो हमारे 5th जनरेशन में ये करोड़ों में ये हमारी कैलकुलेशन पर सेकेंड करेगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कंप्यूटर का फास्ट होने का मतलब ये होता है कि मतलब 1 सेकेंड में वो कंप्यूटर कितना कैलकुलेशन कर सकता है। तो अभी जो हमारी स्पीड है वो हमारी ऑलमोस्ट 3 गीगाहर्ट्ज़, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था, 3 × 10⁹ कैलकुलेशन ऑलमोस्ट पर सेकेंड, ये हमारा अभी का ये हमारा स्पीड है। जो नॉर्मल हम लोग जो घर में जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसकी ये स्पीड है। जैसा कि मैंने आपको 5th जनरेशन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस पीढ़ी की सबसे बड़ी विशेषता है। AI के कारण ही कंप्यूटर जो है परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सकता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था 5th जनरेशन के स्टार्टिंग में ही कि AI जो है इस पीढ़ी की सबसे बड़ी विशेषता है, और ये हम लोग को प्रेजेंट से फ्यूचर में कनेक्ट करेगा। अब जो हमारा मशीन है वो खुद से डिसीजन लेगा कि उसको करना क्या है। अब मशीन खुद कैपेबल होगा कि वो किस परिस्थिति में है और उस परिस्थिति में उसको क्या निर्णय लेना चाहिए, वो मशीन वो खुद डिसीजन लेगा, वो खुद
निर्णय लेगा। यही तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया था, ड्राइवरलेस कार। इस कार में कोई ड्राइवर नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उसको पता है कि हमें चलना कैसे है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल आपका रोबोट में ऑलरेडी सब फिट है। अभी आपने देखा होगा कि जापान में कोरोना के कारण आपको जो है रोबोट्स वहाँ पे फिट कर दिए गए हैं स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, कि वो ऑटोमेटिकली वो जितने भी सैनिटाइजिंग आइटम्स हैं वो खुद लेकर जाते हैं, खुद सारे ट्रेन्स को सैनिटाइज़ करते हैं और वहाँ के जितने भी स्टेशंस हैं वहाँ के सारी चीज़ों को वो सैनिटाइज़ करते हैं और वो फिर वापस आ जाते हैं। तो आखिर उनमें मतलब उनको ये डिसीजन लेने में हेल्प कौन कर रहा है? वो कैसे जानते हैं कि हमें ये चीज़ साफ़ करना है? वो निर्णय कैसे ले पा रहे हैं, वो डिसीजन कैसे ले पा रहे हैं? तो यही हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हमारा रोबोट, हमारा ड्राइवरलेस, हमारा कार, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करती है। और इससे भी एडवांस वर्जन आने वाले कुछ दिनों में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी किसी भी तरीके का अगर आपको दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर किसी भी तरीके का अगर आप सुझाव देना चाहते हो तो प्लीज़ वो भी मोस्ट वेलकम है, और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे इस वीडियो में क्या क्या सुधार करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।